Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शुक्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे शुक्र के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र के वर्णन में जैसे शुक्र का वर्णन हो गया, शुक्र का महत्व हो गया, इसके स्थान, प्रवृत्ति, मार्ग, ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद इसके कुछ व्याधियाँ होती हैं जैसे शुक्र वृद्धि, शुक्र क्षय और शुक्र दुष्टि, इन सबको, फिर इन सब की चिकित्सा के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की नोट्स आपको इंस्टा और फेसबुक पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जल्दी, और वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है शुक्र का वर्णन। सबसे पहले आता है शुक्र का वर्णन। शुक्र के वर्णन में देखिए, तो शुक्र के वर्णन में सबसे पहले आता है शुक्र का परिचय, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दोष धातु मल ही शरीर का मूल कारण है, ठीक है। आचार्यों ने शुक्र को अंतिम एवं श्रेष्ठ धातु बताया है। 7 धातुएं शरीर का धारण करती हैं, ठीक है। रसरक्त मांस में अष्टमज्जा शुक्र। तो आचार्यों ने शुक्र को अंतिम एवं श्रेष्ठ धातु बताया है। इसके बाद प्रजा उत्पादन का कार्य शुक्र द्वारा ही संभव है। मतलब कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का कार्य होता है वो शुक्र के द्वारा ही संभव होता है। इस कारण शुक्र को बीज की संज्ञा दी गई है और इसी कारण से इसको बीज कहा गया है, ठीक है। बीज की संज्ञा दी गई है, बीज की संज्ञा दी गई है, ठीक। शुक्र के द्वारा शरीर के सार भाग ओज की उत्पत्ति होती है। शुक्र जो है वो शरीर के जो सार भाग है ओज की उत्पत्ति करता है, ठीक है। यह शुक्र दूषित होने पर संतति उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर यह शुक्र में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो संतति मतलब कि संतान की उत्पत्ति में बाधा आ सकती है। शुक्र में किसी प्रकार की वो हो जाए तो संतान की उत्पत्ति में बाधा आ सकती है। साथ ही साथ शरीर के बल को भी प्रभावित करता है और ये बल को भी प्रभावित करता है। शुक्र को चतुष्पाद एवं षड्रसों में से उत्पन्न माना गया है, ठीक है। जो शुक्र को जो है ये चतुष्पाद एवं षड्रसों से उत्पन्न माना गया है। तो चतुष्पाद क्या होते हैं, ठीक है। जो चतुष्पाद हैं वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये 4 महाभूत होते हैं, ठीक है। और षड्रस जैसे शुक्र में षड्रस मतलब कि मधुर आदि 6 रस, ये हो गया शुक्र का इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद देखते हैं शुक्र के पर्याय। तो शुक्र के पर्याय आचार्यों ने बोले हैं तेजस, रेतस, वीर्य, चरम धातु, बीज, इंद्रिय और पौरुष। तो ये शुक्र के पर्याय आचार्यों ने बताए हैं। शुक्र का महत्व क्या होता है, तो शुक्र को सब धातुओं का सार माना गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रसरक्त मांस में जो अस्थि में इन सबका सार माना गया है। और फिर शुक्र आत्मा द्वारा प्रेरित होने पर जब आर्तों से मिलता है तो गर्भ की उत्पत्ति में कारण होता है। जब शुक्र जो है वो आर्तों से मिलता है तो गर्भ की उत्पत्ति में कारण होता है। शुक्र के स्थान, तो शुक्र का जो स्थान है तो सभी आचार्यों का संपूर्ण मत है कि संपूर्ण शरीर में शुक्र भी व्यापक रूप से रहता है। मतलब कि शुक्र जो है वो संपूर्ण शरीर में रहता है। इस पे कई आचार्यों ने उपमा दी गई है, ठीक है। जैसे कि जिस प्रकार फूलों की कलियों में से सुगंध प्राप्त नहीं होती, ठीक है। जिस प्रकार फूलों में कलियों से सुगंध प्राप्त नहीं होती बट वो एक मैच्योर होने के बाद में सुगंध प्राप्त होती है, उसी तरह जो शुक्र है वो भी मनुष्य के शरीर में रहता है, ठीक। बट एक टाइम के बाद, ठीक है, जैसे एक टाइम के बाद युवा अवस्था में आने के बाद उसमें शुक्र दिखाई देता है, ठीक। इसी प्रकार एक और उपमा है ईख के रस में। ईख में रस, दही में घृत और तिल में तेल व्यापक रूप से रहता है। उसी प्रकार स्पर्श ज्ञान संपन्न संपूर्ण शरीर में शुक्र भी व्यापक रूप से रहता है। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने भी शुक्रधरा कला, सात्विक कला मानी है, ठीक है, उसे माना है। और उसका वो माना है कि संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो शुक्रधरा कला है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, इसलिए शुक्र भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। फिर इसके बाद देखते हैं शुक्र के कार्य। शुक्र के कार्य में देखते हैं कि जो शुक्र है वो आत्मा जीव की उपस्थिति में शुक्र ऋतु काल में शुद्ध आर्तव के साथ मिलकर गर्भ की उत्पत्ति में कारण होता है। मतलब कि अगर शुद्ध शुक्र ऋतु काल में शुद्ध आर्तव के साथ मिल जाए तो वो गर्भ उत्पत्ति में कारण होता है। फिर इसके बाद शरीर में धीरता, वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल,
हर्ष एवं गर्भोत्पत्ति में बीज का कार्य करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी जो शुक्र है वो कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण। स्फटिकम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छति के चित्तु तैल छौद्र निभम तथा। तो यही श्लोक है, मैंने श्लोक नहीं लिखा है, मैंने मीनिंग लिखा है, तो देख लीजिए कि स्फटिक के समान, रस में मधुर, सुश्रुत अनुसार द्रव में पतला और चरक अनुसार घन मतलब गाढ़ा होता है। मधु के समान गंध वाला, दुर्गंध रहित हो, पिच्छिल हो, गुरु हो, वर्ण में शुक्ल हो, स्त्राव के समय अधिक मात्रा में जो निकले, दाह उत्पन्न नहीं करने वाला होता है। तो ऐसा जो शुक्र होता है ये वह निसंदेह फल देने वाला अर्थात संतान को उत्पत्ति देने वाला होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लें आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं कि शुक्र प्रवृत्ति में कारण। तो शुक्र प्रवृत्ति में कारण मतलब कि जो शुक्र की प्रवृत्ति है जो निकलता है वो किस प्रकार निकलता है, क्यों निकलता है। ठीक है, तो मैथुन जन्य संकल्प के द्वारा शरीर में हर्ष होने से प्रेरित होकर शुक्र संपूर्ण शरीर के अंदर शुक्रवाही स्रोतों में वेग के साथ बहने लगता है। जब मैथुन जन्य संकल्प होता है, जब मैथुन व्यक्ति करता है तो उसमें हर्ष होता है। ठीक है, हर्ष होने से प्रेरित होकर जो शुक्र होता है वो संपूर्ण शरीर में शुक्रवाही स्रोतों में वेग के साथ निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और है कि मैथुन जन्म ऊष्मा से द्रवीभूत तथा स्थानच्युत शुक्र बस्ती में रुककर मूत्र मार्ग से बाहर आ जाता है। ठीक है, मैथुन जन्य जब व्यक्ति मैथुन करता है तो उसमें ऊष्मा होती है, जिससे जो होता है शुक्र होता है वो द्रवीभूत हो जाता है और अपने स्थान से हट जाता है और बस्ती में आकर मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। फिर इसके बाद देखते हैं शुक्रवाह स्रोतस। तो आचार्य चरक ने वंक्षण और शोफ को शुक्रवाह स्रोतस का मूल माना है। उन्होंने श्लोक भी दिया है कि शुक्रवाहानाम स्रोतसाम वृषणो मूलौ शोफश्च। और फिर आचार्य सुश्रुत ने शुक्रवाह स्रोतस की संख्या 2 मानी है और स्तन एवं वृषण को शुक्रवाह स्रोतस का मूल माना है। तो उन्होंने भी श्लोक दिया है शुक्रवाहे द्वे शुक्र प्रादुर्भावाय। तो उन्होंने शुक्रवाह स्रोतस को स्तन और वृषण माना है। फिर इसके बाद देखते हैं शुक्र प्रवृत्ति का मार्ग। तो जब शुक्र की प्रवृत्ति हो गई, शुक्र की प्रवृत्ति के कारण हमने देख लिया, तो उसके बाद शुक्र प्रवृत्ति का मार्ग। तो उसमें देखते हैं बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूर्त वाहन मार्ग से पुरुष का शुक्र निकलता है। तो बस्ती द्वार है उससे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूत्र वाहन मार्ग से पुरुष का शुक्र निकलता है। ठीक, शुक्र निर्माण काल। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 1 मास में शुक्र का निर्माण होता है तथा स्त्रियों में 1 मास में आर्तव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शुक्र की प्रकृति कैसी है। तो शुक्र की प्रकृति यहाँ पे सौम्य बताई गई है और शुक्र सौम्य होता है। ठीक है, शुक्र का प्रमाण। तो आचार्यों ने शुक्र का प्रमाण आधांजलि माना। तो गाइज ये था शुक्र का इंट्रोडक्शन। ठीक है, शुक्र के वर्णन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इन्हीं चीज़ों में जब किसी प्रकार से कोई भी जो असमानता आ जाती है या फिर किसी प्रकार से कोई बाहरी फैक्टर या अंदरूनी दोषों के प्रभाव के कारण भी जब कोई इनमें कमी आ जाती है तो उसी से जो शुक्र की तरह तरह की व्याधियाँ होती हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो व्याधियों में सबसे पहले आता है शुक्र वृद्धि। शुक्र वृद्धि मतलब शुक्र का अधिक हो जाना। तो इसके निदान क्या है कि शुक्र की उत्पत्ति करने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है। मतलब कि जो शुक्र को उत्पन्न करते, जाहिर सी बात है अगर हम उनका ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो शुक्र भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। जैसे मांस हो गया, दूध, घृत, मांस, वृष द्रव्यों का प्रयोग, मधुर रस प्रधान द्रव्यों के अत्यधिक प्रयोग से शुक्र की वृद्धि हो जाती है। तो इन सब द्रव्यों के प्रयोग से शुक्र जो है वो अधिक हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है, शुक्र आस्मरी मतलब कि जो स्टोन, शुक्र का जो स्टोन हो सकता है, ठीक है, या फिर वीर्य का अधिकपात होता है, वीर्य अधिक मात्रा में निकलता है। इसकी चिकित्सा क्या है कि क्षय के अविरुद्ध यथाविहित विशेष क्रियाओं द्वारा संसेवन एवं क्षपण संशमन करना चाहिए। क्षय के अविरुद्ध का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो क्षय के अविरुद्ध का मतलब ये है कि ऐसी चिकित्सा करना है संशोधन समन के साथ कि जिसमें जो शुक्र की मात्रा वो कम तो हो, नॉर्मल पे आ जाए, एक्स्ट्रा कम ना हो। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल से कम ना हो, मतलब कि नॉर्मल से अगर कम हो जाएगी तो वो क्षय में माना जाएगा, इसलिए क्षय के अविरुद्ध लिखा है। मतलब कि क्षय के विरुद्ध कम करना है लेकिन क्षय नहीं करना है। ठीक है, अर्थात शुक्र के गुण, आगे देखते हैं कि अर्थात शुक्र के गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु वह द्रव्य क्षय के अविरुद्ध हो। ठीक है, मतलब कि इतना करना चाहिए कि जो शुक्र है वो नॉर्मल मात्रा में हो जाए, उससे कम ना हो। ठीक है, पूर्व धातु के अधिक बढ़ने पर धातु को बढ़ाती है। जो पूर्व धातुएं हैं, ठीक है, जैसे रस, रक्त, मांस में ये सब धातुएं हैं, तो इसके बाद जो धातुएं आती हैं उनको भी बढ़ाती है। जैसे लास्ट में सबसे शुक्र आती है,
तो इसलिए सप्त धातुओं का सार शुक्र को ही माना गया। तो अगर ये ऊपर की 6 धातुएं बढ़ती हैं तो शुक्र भी बढ़ेगा। इसलिए अति प्रबुद्ध धातुओं को घटाना हितकारी है। इसलिए ये पता करना चाहिए कौन सी धातु ज़्यादा है, उसको फिर नॉर्मल किया जाता है, जिससे शुक्र भी फिर नॉर्मल हो जाए। फिर इसके बाद देखते हैं शुक्र क्षय। तो शुक्र क्षय का मतलब शुक्र का नॉर्मल से कम हो जाना। तो इसके निदान क्या है देखते हैं। वृद्धावस्था हो गया, ठीक है, जब पर्सन वृद्ध होता है तो उसका कम हो जाता है शुक्र की मात्रा कम हो जाती है। रोग हो गया, रात्रि जागरण में होता है, भोजन ना करने से होता है, भोजन नहीं करेगा तो उसके धातुएं नहीं बनेंगी, फिर शुक्र नहीं बनेगा, ठीक। अत्यधिक रुक्ष द्रव्यों के प्रयोग से, चिंता से, भय से, शक्ति से अधिक कार्य करने से, मदिरा पान करने से, अत्यधिक स्त्री संभोग करने से, अदांत काल में, ठीक है, और शोक में, ठीक है। तो इन सब निदानों का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसको शुक्र क्षय के चांसेस होते हैं, ठीक। अब शुक्र क्षय के लक्षण क्या है। जैसे किसी व्यक्ति में शुक्र क्षय हो गया है तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण नजर आएंगे। दुर्बलता हो गई, मुख का सूखना हो गया, शरीर का पीलापन, थकावट, व्यक्ति थका हुआ रहेगा, शरीर में अवसाद रहेगा, नपुंसकता हो सकती है। मैथुन के समय शुक्र का ना निकलना। अगर शुक्र क्षय है, शुक्र है ही नहीं या कम मात्रा में, तो हो सकता है कि शुक्र ना निकले। मेड एवं वर्षण में मेदना, मैथुन करने में शक्ति का ना होना, शुक्र का चिर प्रसेक, ठीक है। चिर प्रसेक का मतलब है कि देरी से वीर्य का निकलना, ठीक है। या फिर निकले हुए नाव में कुछ रक्त मिला होना। जो शुक्र निकलता है उसमें जो थोड़ा सा ये नाव नहीं है, ये स्त्राव है, सॉरी, ये स्त्राव लिख लीजिएगा। निकले हुए स्त्राव में कुछ रक्त मिला होना, ठीक है। अल्प शुक्र दिखाई देना, कम मात्रा में। अंडकोश एवं रेड़ में सुई सुबने सी पीड़ा होना, ठीक है। मूत्रेंद्रिय में धूम निकलने की सी प्रतीति होना। तो ये सब जो है ये शुक्र क्षय के लक्षण है। इसकी चिकित्सा क्या है। सबसे पहले तो नितान परिवारजन, ठीक है। फिर शुक्र को उत्पन्न करने वाले द्रव्यों का आहार विहार प्रयोग, ठीक है। तो शुक्र को उत्पन्न करने वाले द्रव्यों एवं आहार विहार का प्रयोग, ठीक। तो शुक्र को उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना, जैसे मधुर, स्निग्ध, शीतल द्रव्यों का प्रयोग, दूध एवं घृत का प्रयोग, जीवनी द्रव्यों का प्रयोग, इन सब का प्रयोग करके शुक्र को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक। कुछ औषधियाँ हैं अभ्यंतर प्रयोग, जैसे पूर्णचंद्र रस, शतावरी मोदक, अश्वगंधा घृत, अमृतप्राश घृत और क्रौंच पाक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। तो ये था शुक्र क्षय, ठीक है। फिर इसके बाद आता है शुक्र दृष्टि, जो हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा शुक्र विज्ञान में, हम लोगों ने शुक्र का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो देखा, ठीक है। उसके नॉर्मल बारे में देखा, नॉर्मली उसके बारे में, जैसे शुक्र का स्रोतस होते हैं, शुक्र के मूल क्या है, प्रवृत्ति का मार्ग क्या है, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने शुक्र क्षय और शुक्र वृद्धि के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आता है शुक्र दृष्टि, तो थोड़ा बड़ा वीडियो है इसीलिए वो हम लोग दूसरे वीडियो में बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कुछ ही दिनों में। और इसके नोट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको भी प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।